Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our Indian economics fourth video in which we are carrying out our first chapter Indian economy on the eve of independence, and our today's topic is features of foreign trade. Means हमारे जो फॉरेन ट्रेड थे उसकी क्या क्या फीचर्स थे प्री कॉलोनियल और आफ्टर और इन कॉलोनियल रूल. So first of all we will see that what was the features or what was the condition of our foreign trade before colonial rule, means in pre-colonial rule. So India was the well-known exporter of finished goods like silk, handicraft and every work. So हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिया का जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो किस लिए फेमस था? थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने फिनिश्ड गुड्स के लिए फेमस था, लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट एंड आइवरी वर्क. आइवरी वर्क मीन्स प्रीशियस ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स. तो हमारे पास से जो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट किए जाते थे वो कौन कौन से थे? सिल्क, हैंडीक्राफ्ट एंड आइवरी वर्क. ये था हमारा प्री कॉलोनियल रूल. यानी कि प्री कॉलोनियल रूल में जब हम थे तो हमारा जो इंडिया था वो अपने हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए, सिल्क के लिए और ऑर्नामेंट्स के लिए फेमस था. बट फिर जब ब्रिटिशर्स आए यानी कि हमारा कॉलोनियल रूल हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमें डी इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहला क्या किया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड. यानी कि हमारे इंडिया को पूरी तरह से एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बना दिया. हमारे पास से रॉ मटेरियल ले जाके वो ब्रिटेन में गुड्स मैन्युफैक्चर करने लगे और वहां से वही फिनिश गुड्स लाके हमें सेल करने लगे. जिसने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है उसने हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में टू फोल्ड वे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मेथड जो था ब्रिटिशर्स का, उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया. और उसमें हमारा कितना बड़ा लॉस था, क्योंकि सपोज होता क्या था कि हमने अगर 1 टन लकड़ी हमने 500 में सेल की, सो हमें कितने मिले? 500 मिले. लेकिन वही गुड्स वो ब्रिटेन ले जाके उससे उन्होंने 10 चेयर बना ली और उस 10 चेयर्स को यहाँ लाके सेल किया 800 पर चेयर में. तो उन्हें कितना हुआ? उन्हें तो 8000 का प्रॉफिट हो गया. यानी कि हमने जो रॉ मटेरियल रेडी किया उस पे हमने इनकम की सिर्फ 500, लेकिन उसी चीज को हमें वापस लाके बेचा गया कितने में? 8000 में. सो हमें इसमें सिर्फ लॉस ही था. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मोनोपोली कंट्रोल ट्रेड. यानी कि हमारे इंडिया का जो पूरा ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था. उस पे उनका मोनोपोली था. उनका कहना था कि हम देख लेंगे कैसे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन. यानी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर इंडिया इतना रॉ मटेरियल बनाता है तो इतना ब्रिटेन जाएगा. ब्रिटेन के अलावा भी उस टाइम हमारे 2 और 3 कंट्री से और ट्रेड होते थे, जैसे कि श्रीलंका, चाइना. बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारा ब्रिटेन से ही होता था, मोर देन ऑफ 90%. सो हमारा क्या किया जाता था? हमारा जो रॉ मटेरियल था मोर देन 90% ब्रिटेन जाता था और बाकी जो बचता था वो चाइना या श्रीलंका जैसी कंट्रीज में सेल होता था. देन ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल. क्या किया उन्होंने? स्विस कैनाल को ओपन किया, जिससे उनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो बहुत ही कम हो गया. टाइम कंजप्शन
डिस्ट्रप्शन जो था वो कम हो गया। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल था क्या, जैसे कि सपोज हमें इस जगह से इस जगह पे सामान पहुंचाना है और यहाँ पे भी पूरा लैंड था, यहाँ भी पूरा लैंड था, तो करना क्या पड़ता था कि अगर हमें यहाँ पे सामान पहुंचाना है तो हमें या तो इधर से पूरा घूम के जाना होता था या फिर इस साइड से पूरा घूम के जाना पड़ता था। सो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल में उन्होंने किया क्या, यहाँ से यहाँ पे एक कैनाल बनवा दिया जिससे अब सामान जो था वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता था। तो यानी कि हमारा इतना टाइम बचा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा। तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटेन के लिए ट्रेड और बढ़ गया और हमारी जो वेल्थ थी वो और ड्रेन होती गई। नेक्स्ट, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, यानी कि इंडिया और ब्रिटेन के लिए फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर दिया। हमारे जो रॉ मटेरियल जाते थे उस पे भी कोई टैक्स नहीं लगता था, हमने 200 में बेचा, वहां पे पब्लिक को 200 में मिल गया। और जो वहां से आते था, जो हमारे कंट्री में इंपोर्ट्स आते थे, उससे भी सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, तो उनको भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। वो क्या होता था, वो भी फ्रीली, यानी उन्होंने 2000 में बेचा तो हमारी कंट्री में भी हमें वो 2000 में मिल गया, यानी कि कोई भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्सेस, ड्यूटीज सब हटा दिए गए। बट अगर हम किसी और कंट्री से ट्रेड करते थे तो उस पे हैवी ड्यूटी चार्ज कर दी गई, जिससे कि हम कहीं और ट्रेड कर न पाए। जैसे कि अगर हमने कोई गुड्स 200 रुपीज के बनाए और उस पे इतनी हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई कि हमें उसे 800 में सेल करना पड़ा, तो जहां जिस भी कंट्री में हम सेल करेंगे वहां से क्या होगी, डे बाय डे डिमांड रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि अगर वो उतना कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो क्या होगा, उसकी डिमांड गिरती जाएगी। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड होता था वो कम होता गया, क्योंकि उसकी डिमांड रिड्यूस होती गई, क्योंकि उन जो अदर कंट्रीज के पीपल थे वो उतने महंगे गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर एक और काम जो इन लोगों ने किया था वो क्या था कि अपने गुड्स में कोई टैरिफ नहीं था। अगर यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था तो कोई टैक्सेस नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन अदर कंट्रीज में जाने पे टैक्स था, जिससे कि इंडिया रिस्ट्रिक्ट थी कि उसे ब्रिटेन ही सामान भेजना है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इन्होंने हमें इकोनॉमिक भी एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया, जो हमारा ट्रेड था, ट्रेड सरप्लस था, उसे इन लोगों ने नॉन डेवलपिंग में एक्टिविटीज में यूज किया। जैसे कि हमारा इंडिया जो था वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था, यानी कि हमारी कंट्री से बहुत ही हैवी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो उस रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेशन से जो हमारे पास ट्रेड सरप्लस बचता था, जो हमारे पास हमारी वेलफेयर के लिए अमाउंट बचता था, उसको ये लोग क्या करते थे, उसका ये लोग किसी भी डेवलपिंग वर्क में यूज नहीं करते थे, ना इंडस्ट्रीज सेटअप करते थे, ना कुछ और चीजें करते थे। ये उसको क्या करते थे, उसको भी अपने यूज में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे कि ब्रिटेन से जहां भी जिस भी जगह लड़ाई होती थी और उनका जो नुकसान होता था, उस नुकसान को पूरा करने के लिए वो उस अमाउंट को यूज कर लेते थे। या फिर जो उनके वर्कर्स यहाँ पे थे, जैसे जो भी उनके ऑफिसर्स थे, उन ऑफिसर्स के लिए ऑफिसेस बनाना, उन ऑफिसर्स के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर बनाना। सो उससे क्या हुआ, हमारी इंडिया का कोई भी डेवलप नहीं हुआ, कोई डेवलपिंग एक्टिविटी हमारे इंडिया के लिए नहीं हुई। ये जो वर्क थे लाइक बिल्डिंग बनाना, ऑफिसेस बनाना, ये तब सुटेबल थे जब हमारी एक प्रॉपर इकोनॉमी होती, हम एक डेवलप्ड कंट्री होते, तो ये ठीक था। बट वो तो रूल करने आए थे, उन्हें हमारी डेवलपमेंट से
कोई मतलब नहीं था। इस वजह से जो हमारा ट्रेड सरप्लस अमाउंट होता था उसको भी ये लोग अपने मतलब के लिए कंज्यूम कर लेते थे। जहां ब्रिटेन से लड़ाई होती थी वहां उसके लिए भेज देते थे, फिर अपने ऑफिसर्स के लिए घर और बाकी चीजें बनवा लेते थे। तो यानी इन्होंने किसी भी तरह हमारे डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें भी ये इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इंडिया से फॉरेन ट्रेड किसी और कंट्रीज में ज्यादा बढ़े या इंडिया कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर बने। क्योंकि अगर इंडिया अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर बन जाएगा और अदर कंट्रीज से ट्रेड करेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनकम भी आएगी, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उससे हमें इनकम भी मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वेल्थ ग्रो करेगी, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि जब हम अदर कंट्रीज से ट्रेड करेंगे तो हमें नॉलेज भी मिलेगी कि क्या चीजें कैसे करनी चाहिए। इस वजह से ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि इंडिया अपना खुद का कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर बने और उसे अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। So thank you, and other things I will continue in our next video. Thank you.